शेख हसीना का जन्म पूर्वी बंगाल के मुसलमान परिवार में हुआ था। इनके पिता शेख मुजीबुर रहमान राष्ट्रीय नेता थे, जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश की स्थापना की थी और पहले राष्ट्रपति भी बने थे। साल 1975 में सत्ता पलट के बाद शेख मुजीबुर रहमान के परिवार के कई सदस्यों को मार दिया गया था। वही शेख हसीना भारत में शिक्षा दीक्षा लेने के बाद 1981 में अपने वतन बांग्लादेश लौट गई। उनके पिता द्वारा बनाई गई पार्टी अवामी लीग की नेता बन गई शेख हसीना। उसके बाद शेख हसीना का संघर्षों का दौर शुरू हो गया। 1996 में पहली बार सत्ता में आई शेख हसीना। आखिर का क्या कारण रहा कि बांग्लादेश में अशांति का माहौल धीरे धीरे बढ़ता गया और वहां की जनता लोकतंत्र के लिए आवाज उठाने लगी। जिस देश की प्रधानमंत्री 2 दशकों से सत्ता में मौजूद थी, उनके लिए जनता क्यों नाराज हो गई? क्या वजह रही नाराजगी की, जो वहां की आवाम उनको उखाड़ फेंकना चाहती थी सत्ता से? पहले आरोप लगा कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 2009 में मानवाधिकार के समूहों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को गायब करवा दिया और कुछ लोगों की न्यायिक हिरासत में हत्या करवा दी। दूसरा आरोप यह लगता है कि हाल फिलहाल के महीने में पीएनबी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें जेल में ठूस दिया गया। यह आरोप प्रत्यारोप बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना पर लग रहा था, लेकिन शेख हसीना अपनी कुर्सी को अपनी जागीर समझ बैठी थी। हमारा कोई क्या ही कर पाएगा, यही भूल शेख हसीना की अपने अंदर अहम पाल रखा था। लेकिन कुर्सी ऐसी चीज होती है जिसको पाने के बाद छोड़ने का मन नहीं करता, क्योंकि वह कुर्सी ही मात्र नहीं होती है, उसके साथ अनेक सुख सुविधाएं भी उपलब्ध होती हैं। वह सुख सुविधाएं निरंतर मांगती हैं, क्योंकि वह आदत पड़ जाता है उस सुख सुविधाओं का। यही मांग कुर्सी पर बैठे लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं या भूल जाते हैं कि उनको चुनने वाली वहां की आवाम जनता है, जब चाहेगी तब कुर्सी से उखाड़ फेंक देगी। तीसरा आरोप यह लगता है शेख हसीना पर कि प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपनी गुणगान और एहसान करने के लिए मीडिया के एक जमात खड़ा कर दी थी, जैसे यहाँ पर गोदी मीडिया खड़ा किया गया है। हर समय मालिक का गुणगान करता रहता था वहां की मीडिया, उनके कामों को हर समय तारीफों के फूल बांधता था। वही मैडम शेख हसीना का जो गुणगान और एहसान नहीं करता था पत्रकार, उस पत्रकार को जेल में ठूस दिया जाता था। इन्हीं करामातों की वजह से वहां की जनता, वहां की आवाम त्रस्त परेशान हो चुकी थी। यह वही शेख हसीना है जो बांग्लादेश में लोकतंत्र बचाने के लिए कभी एक समय संघर्ष किया करती थी। बस बात यह है कि उस समय शेख हसीना विपक्ष में थी, आज सरकार में थी। जब सरकार में थी तो हिटलर का रूप ले रही थी शेख हसीना, हिटलर की तरह तानाशाही दिखा रही थी। लेकिन वहां की जनता ने चेतावनी दे दी थी कि मैडम जी, हम आपको ज्यादा दिन तक कुर्सी पर बैठने नहीं देंगे, वक्त आएगा तो आपको कुर्सी से उखाड़ फेंक देंगे और अपने लोकतंत्र को बचाएंगे। बांग्लादेश में कोरोना काल की महामारी के बाद वहां पर महंगाई बढ़ती गई, विदेशी मुद्रा भंडार गिरता गया, बांग्लादेश पर विदेशी कर्ज 2 गुना हो गया। लेकिन शेख हसीना सब कुछ टू गुड बताती रही, जनता को दिखाने का प्रयास कर रही थी कि सब कुछ ठीक चल रहा है, बल्ले बल्ले है सब कुछ, हमारी सरकार बांग्लादेश के नागरिकों के लिए समर्पित है। लेकिन धरातल पर तमाम समस्या मुंह बाए खड़ी थी। बड़ी बात तो यह है कि 1971 में जब पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना, उसके बाद बांग्लादेश में 11 चुनाव हुए, लेकिन सिर्फ 4 चुनाव को ही स्वतंत्र और निष्पक्ष माना गया, बाकी किसी चुनाव को निष्पक्ष नहीं माना गया। किसी न किसी चुनाव में हिंसा धांधली की समस्याएं होती रहती थी। 2023 में संसदीय चुनाव को लेकर बांग्लादेश की नेशनलिस्ट पार्टी इस चुनाव का विरोध किया और कहा कि शेख हसीना लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं होने दे रही हैं, इसलिए चुनाव का हम विरोध करते हैं, बहिष्कार करते हैं। बांग्लादेश की नेशनल पार्टी पीएनपी के नेताओं ने कहा कि जब तक विपक्षी पार्टियों की मांग नहीं मानी जाती तब तक हम इस चुनाव का बहिष्कार करते हैं। लेकिन शेख हसीना इसी चुनाव में लोगों को डराने धमकाने का काम कर रही थी। वो अपनी तमाम एजेंसियां लगा दी थी लोगों को डराने धमकाने के लिए। यहाँ तक किया कि प्रधानमंत्री की जो उम्मीदवार है शेख हसीना, विपक्षी नेताओं ने इस चुनाव का बहिष्कार किया तो चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने चुनाव में अपना डमी उम्मीदवार उतार दिया, अपने ही उम्मीदवार के खिलाफ डमी उम्मीदवार खड़ा कर दिया। उनके ही खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। शेख हसीना ने एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया लोकतंत्र को कुचलने के लिए, लोगों को डराना धमकाना प्रताड़ना देना, यह सब प्रक्रिया अपना रही थी प्रशासन के द्वारा।
जैसे एक तानाशाह करता है। तो मैडम कैसे नहीं जीतती चुनाव? मैडम ने चुनाव को जीता और कुर्सी पर विराजमान हुई प्रधानमंत्री की पद पर, लेकिन उनकी तानाशाही वही चल रही थी जैसे चल रही थी। शेख हसीना ने 2 बार की प्रधानमंत्री रही खालिदा जिया को भी जेल में ठूस दिया। जो भी शेख हसीना के खिलाफ आवाज उठाता था उसके लिए जेल के दरवाजे खुले थे। शेख हसीना दिन प्रतिदिन बांग्लादेश के लोकतंत्र की व्यवस्था को अपनी जूतियों से कुचलती जा रही थी। करीब 2 महीने से चल रहे छात्र आंदोलन ने एक नया तूफान खड़ा कर दिया। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कभी सोचा ही नहीं था कि छात्र आंदोलन की वजह से आज हमको इतनी समस्याओं का सामना झेलना पड़ेगा। इन्हीं छात्रों को शेख हसीना ने देशद्रोही तमाम तरह का तमगा दे दिया था। अब सवाल उठता है कि छात्रों ने आंदोलन क्यों किया, उनकी मांगे क्या थी, क्यों आंदोलन कर रहे थे? बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर ही बवाल मचा था। जो छात्रों की मांग थी वह क्या थी जो आरक्षण को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया? बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान, जो शेख हसीना के पिता थे, जिन्होंने कोटा प्रक्रिया शुरू किया था जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को कुछ प्रतिशत आरक्षण दिया था। क्या था वह आरक्षण प्रक्रिया? पहला, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों और पोतों पोतियों को 30% का आरक्षण मिलता था। दूसरा, महिलाओं को 10% का आरक्षण मिलता था। तीसरा, पिछड़े जिलों को 10% का आरक्षण मिलता था। चौथा, अल्पसंख्यकों को 5% का आरक्षण मिलता था। पांचवा, शारीरिक विकलांगता को 1% का आरक्षण मिलता था। छठवां, अनारक्षित लोगों को 44% का आरक्षण मिलता था। नए आरक्षण बदलाव के बाद बांग्लादेश में धीरे धीरे असहमति का माहौल बनने लगा। वहां के नागरिक और छात्रों का विरोध स्वर उठने लगा। इसके पहले भी चुनाव आयोग, अदालतों पर सवालिया निशान खड़ा होता रहा, उठता रहा, लेकिन आरक्षण का मुद्दा धीरे धीरे बढ़ता गया। इसके पहले भी शेख हसीना अदालतों और चुनाव आयोग का गलत इस्तेमाल कर रही थी सत्ता हथियाने के लिए। नई आरक्षण प्रक्रिया आने के बाद ही तो इतना बड़ा बवाल खड़ा हुआ। तो क्या है आरक्षण प्रक्रिया? पहला, अनारक्षित लोगों को 44% का आरक्षण मिलता था, उसे बढ़ाकर 93% कर दिया गया। दूसरा, स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को जो 30% का आरक्षण मिलता था पहले, उसे घटाकर 5% कर दिया। तीसरा, अल्पसंख्यकों को जो 5% का आरक्षण मिलता था पहले, उसे घटाकर 2% कर दिया गया। पूरी समस्या यही से उत्पन्न होती है। इसी आंदोलन में लगभग 300 छात्रों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री शेख हसीना का बार बार इस्तीफा मांगा गया, लेकिन शेख हसीना ने इन बातों से दरकिनार करती रही। लेकिन 4 अगस्त को विरोध प्रदर्शन इतना ज्यादा बढ़ गया कि वहां की सेना को छात्रों को काबू करना मुश्किल हो गया। छात्रों ने चेतावनी दे दी थी प्रधानमंत्री शेख हसीना को जल्द से जल्द वह इस्तीफा दे, नहीं तो हम हथियार उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। उसके बाद 5 अगस्त को आंदोलन ने एक बड़ा विकराल रूप ले लिया और वहां की आर्मी ने प्रधानमंत्री शेख हसीना को कहा कि आप 45 मिनट के अंदर बांग्लादेश को छोड़ दे, हालत बेकाबू हो चुका है, हम इस भीड़ को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे, जनता बेकाबू हो चुकी है। तब प्रधानमंत्री बांग्लादेश छोड़ने का निर्णय लिया। सेना के हेलीकॉप्टर से उनको भारत लाया गया। अब बांग्लादेश की कमान सेना ने अपने हाथ में ले लिया है। सेना प्रमुख जनरल वकर उज जमाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पद से इस्तीफा दे दिया है। मैंने सभी राजनीतिक दलों को और उनके नेताओं को आमंत्रित किया है। जल्द ही अंतरिम सरकार की स्थापना की जाएगी। चलते हैं, नमस्कार।